हम लोग बात करने वाले हैं आज थाने का पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग बीएनएसएस में प्रवेश करेंगे तो सारी की सारी शक्तियां थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएंगी। थाने के भार साधक अधिकारी को इसीलिए परिभाषित करना, डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि सारी की सारी ताकतें, चाहे वो अन्वेषण के संबंध में हो या किसी प्रकार की, सबकी सब थाने के भार साधक अधिकारी को मिलेंगे। तो थाने का भार साधक अधिकारी माना किसे जाए? अगर एक ही व्यक्ति थाने का भार साधक अधिकारी होगा तो व्यक्ति है, वो बीमार भी होगा, छुट्टी पर भी जाएगा, उसे मानवीय जो अन्य काम होंगे वो भी लगेंगे। और थाने पर थाने के भार साधक अधिकारी की उपस्थिति 24 आवर चाहिए। और थाने का भार साधक अधिकारी अगर एक ही व्यक्ति होगा तो 24 आवर 24x7 ये उपस्थित रह ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए थाने के भार साधक अधिकारी को परिभाषित किया जा रहा है और वो इस रूप में परिभाषित कर रहा है कि थाने का भार साधक अधिकारी हर उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति किस कारण से, इस पर विचार नहीं करेंगे। ये हम नहीं कह रहे कि इस पर विचार नहीं करेंगे, डेफिनेशन कह रही है। कहता पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, इसके अंतर्गत, और जब अंतर्गत शब्द का प्रयोग कर लिया इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन का नेचर कैसा हो गया? इंक्लूसिव। डेफिनेशन या कोई भी लीगल प्रोविजन दो तरीके से बनता है, एक इंक्लूसिव नेचर में बनता है, एक एक्सक्लूसिव नेचर में बनता है। इंक्लूसिव नेचर में यानी अवशेषी प्रकृति का प्रावधान यह भी निर्मित किया जाता है और निश्शेषी यानी एक्सक्लूसिव प्रकृति का प्रावधान यह भी निर्मित किया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इन शब्दों के अर्थ क्या है यह जानना जरूरी रहता है। निश्शेषी प्रकृति का प्रावधान और अवशेषी प्रकृति का प्रावधान, इनके अर्थ क्या होंगे, इन्हें समझ लेना जरूरी होगा। जब इंक्लूसिव नेचर का प्रोविजन ये विधायिका बनाती है तो जो कुछ वो लिख देती है उसके अलावा भी चीजें उसमें शामिल होती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने फंडामेंटल राइट के लिए जब विधि को परिभाषित किया है, कहां? अनुच्छेद 13(3) में। तब उन्होंने प्रावधान की जो प्रकृति रखी है वो कैसी? अवशेषी। उन्होंने विभिन्न विधियों के उदाहरण दिए और फिर कहा कि विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा या रूढ़ी, भले ही वो अनुच्छेद 13(3) में उल्लिखित न भी हो, लेकिन अगर किसी प्रथा या रूढ़ी का प्रभाव कानून की तरह का समझा जा रहा है तो वह प्रथा और रूढ़ी सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट पढ़ी जाएगी। सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट पढ़ी जाएगी, मीनिंग देयर में कि अगर वह मूल अधिकारों को न्यून करती होगी या उन पर कोई क्षतिकारक प्रभाव डालती होगी तो उस सीमा तक शून्य समझी जाएगी जिस सीमा तक वह फंडामेंटल राइट से असंगत है अथवा उस पर कोई क्षतिकारक प्रभाव भी डाल रही है। यानी प्रावधान की प्रकृति कैसी है? इंक्लूसिव। जो लिखा है वो तो है ही है और जो नहीं लिखा है वो भी उसमें लिखा है। इंक्लूसिव नेचर का
प्रोविजन हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 16 वहां भी देखते हैं, असम्यक असर को परिभाषित करता है और असम्यक असर को परिभाषित करते हुए कहता है कि जहां की एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, इच्छा का अधिशासन करने की स्थिति में वो क्यों है, इससे मतलब नहीं। इच्छा का अधिशासन करने की स्थिति का मतलब यह हुआ कि हम आपकी इच्छा को अपने पक्ष में प्रभावित करने की स्थिति में, यानी आप मेरी बात मान लेंगे, इसके लिए आपको तैयार करने की स्थिति में हम हैं, तब यह कहा जाएगा कि हम आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हैं। और ऐसा अधिशासन करने की स्थिति एक पक्षकार की कई कारणों से हो सकती है। आप अनावश्यक बड़े लोगों की चमचागिरी शुरू कर देते हैं और उनके स्टेटस से प्रभावित होकर उनकी बात का विरोध नहीं करते, जबकि आपको खूब मालूम होता है वो गलत कह रहे हैं। यानी वो आपकी इच्छा का अधिशासन करने की स्थिति में है, वो आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है। और जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है और वह अपनी इस स्थिति का दुरुपयोग करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो तो हम अपनी इस स्थिति का दुरुपयोग करें, यह आवश्यक थोड़ी है। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और वह अपनी इस स्थिति का दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग के माध्यम से अपने लिए असम्यक लाभ यह सुनिश्चित करता है, हमने अपनी इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हमने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, लेकिन अपनी स्थिति के दुरुपयोग से हमने आपका लाभ सुनिश्चित किया, तो संविदा शून्य करनी नहीं हुई। हमने अपने लिए असम्यक लाभ ये संविदा में सुनिश्चित किया और ऐसी संविदा के प्रति आपकी सम्मति अपने प्रभाव से हासिल कर ली, तो यह कहा जाएगा कि हमने संविदा के प्रति आपकी सम्मति असम्यक असर से हासिल की है। और 16(2) कहती है कि पक्षकार उन दशाओं में जबकि उनके बीच वैश्वासिक संबंध हो तो एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होते हैं, और फिर वैश्वासिक संबंधों के उदाहरण ये दिए गए हैं। लेकिन वैश्वासिक संबंधों के सिर्फ वे ही उदाहरण हो ऐसा नहीं है, बल्कि वैश्वासिक संबंध उन संबंधों के अलावा भी अन्य संबंधों में पाए जा सकते हैं। यानी वहां पर प्रोविजन का जो नेचर है, वो प्रोविजन का नेचर कैसा, इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव नेचर होता है प्रोविजन का। प्रोविजन ये बताता है कि बस इतनी इतनी बात, यही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक्सक्लूसिव नेचर के प्रोविजन की कोई उदाहरण ये इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कभी आएगा तो बता देंगे। एक्सक्लूसिव नेचर के प्रोविजन ये भी कानूनों में होते हैं और इंक्लूसिव नेचर के प्रोविजन ये भी कानूनों में होते हैं। जहां पर कानून का नेचर इंक्लूसिव होगा वहां पर कानून में जो कुछ उल्लिखित है वो तो माना ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी चीजें प्रावधान का भाग ये समझी जाएंगी। यहां क्या कहता है, कहता है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इसके अंतर्गत
जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। अनुपस्थित है, क्यों अनुपस्थित है थाने से, यह नहीं लिखा है। जो एसएचओ है वो थाने में अनुपस्थित है, बस पोजीशन ये है। अनुपस्थिति का कारण क्या है इससे कोई मतलब नहीं। कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, यानी थाने में उपस्थित है लेकिन बीमार है या अन्य पदीय कर्तव्य, ठीक है, उनमें व्यस्त, ठीक है, वो एसएचओ के रूप में इस संहिता द्वारा जिन कर्तव्यों को उसके ऊपर आरोपित किया गया है उनका पालन करने में असमर्थ हो रहा है, तो वो थाने में अनुपस्थित है, ऐसी दशा तो नहीं है। लेकिन यह दशा जरूर है कि बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। ऐसी दशा में जो थाने का एसएचओ समझा जाएगा, यानी वो थाने का एसएचओ नहीं रहेगा, ऐसी दशा में ये नहीं लिखा है। वो तो है ही थाने का एसएचओ, लेकिन उसके अलावा थाने का एसएचओ वो भी समझ लिया जाएगा जो ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे, जो उसे पोस्ट में ग्रेड में ठीक नीचे है, वो उस दशा में थाने का एसएचओ समझ लिया जाएगा। और पुलिस कांस्टेबल से पंक्ति में ऊपर है, यानी कांस्टेबल किसी भी दशा में एसएचओ नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। केवल कहता है तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है, या राज्य सरकार कोई स्पेशल निर्देश दे तो अन्य पुलिस अधिकारी अब इसमें सब आ गए। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है तो फिर कांस्टेबल एसएचओ नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर देकर किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जो उपरोक्त पुलिस अधिकारियों में से एक नहीं है, ठीक है ना, ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को एसएचओ होने के लिए सशक्त कर दिया है, तब बात अलग हो जाएगी। क्योंकि सीआरपीसी में या बीएनएसएस में सारी ताकतें एसएचओ को दी गई हैं। हम लोग आगे देखेंगे बीएनएसएस जो भी ताकत देगी वो लिखेगा थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी ये कर सकेगा, वो कर सकेगा। फिर सवाल उठता है कि एसपी साहब या सीओ साहब या पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्या वो नहीं कर सकते जो इंस्पेक्टर कर सकता है, यानी थाने का एसएचओ कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली इंस्पेक्टर ही थाने का एसएचओ ये होता है। तो क्या अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वो नहीं कर सकते जो थाने का एसएचओ कर सकता है? तो इसका जवाब पिछली सीआरपीसी उसमें धारा 36 में दिया गया था और बीएनएसएस इसमें भी कोई 36 के आसपास धारा होगी। उसमें सेक्शन 36 में क्या कहा था उन्होंने? सेक्शन 36 में कहा था कि जो शक्तियां थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाना क्षेत्र में हासिल होंगी जिस थाना क्षेत्र का वो भार साधक अधिकारी है, वही शक्तियां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उन क्षेत्रों में हासिल होंगी
जिन क्षेत्रों के वे पुलिस अधिकारी हैं, जिस क्षेत्र के लिए वो पुलिस अधिकारी हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें वो सब शक्तियां हासिल होंगी जो थाने के भारसाधक अधिकारी को अपने थाना क्षेत्र में हासिल है। यानी थाने का भारसाधक अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में जो कुछ कर सकता है वो पुलिस अधीक्षक महोदय संपूर्ण जिले में कर सकेंगे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय की नियुक्ति संपूर्ण जिले के लिए है। वही सारे काम डीआईजी महोदय रेंज के लिए कर सकेंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति रेंज के लिए है। और वही सारे काम आईजी महोदय जोन के लिए कर सकेंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति जोन के लिए है। और वही सारे काम डीजीपी महोदय पूरे उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। एसएचओ अपने थाने में क्या कर सकता है? तो हम लोगों ने देखा था पिछली सीआरपीसी, उसमें धारा 154 थी और वर्तमान में 173 है। वो क्या कहती है कि जब कभी एसएचओ को संज्ञेय अपराध को किए जाने की सूचना मिलेगी तो वो उसे दर्ज करेगा, ये दर्ज कर सकता है। और उसके बाद अगर वह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाला अपराध, तो उस व्यक्ति को जिसके ऊपर उस अपराध को करने का आरोप है उसे बिना वारंट के गिरफ्तार ये भी कर सकता है। और आगे 173 के जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे संभवतः 175 एक में मिल जाएगा कि वो उस अपराध का अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ये कर सकेगा। और अन्वेषण किस उद्देश्य से होता है ये आपको बताया था कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य का संकलन। इसलिए नहीं कि व्यक्ति को दोषित या दोषमुक्त किया जाए, बल्कि इसलिए कि क्या व्यक्ति को दोष सिद्ध और दोषमुक्त करने के लिए विचारण ये किया जाए या विचारण न किया जाए, इस बात को तय करने के लिए अन्वेषण होता है। तो ये सचो संज्ञेय अपराध करने की दशा में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अन्वेषण की कार्रवाई ये चला सकता है। वो ऐसी कार्रवाई कब चला सकता है? जबकि अपराध उसके अपने थाना क्षेत्र में हुआ हो, तभी वो अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। अदरवाइज अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए वो सशक्त नहीं रहेगा। यद्यपि ये बात भी पूरी तरह ठीक नहीं बैठेगी जब हम लोग धारा 175(1) पढ़ना शुरू करेंगे। और सीआरपीसी में जब हम लोगों ने धारा 156(1) पढ़ी थी तब ये बात कंप्लीटली ठीक नहीं बैठ रही थी। कुछ और बातें भी हैं जो इस बात में जुड़ेंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत बातें जुड़ेंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि थाने के एसएचओ को अन्वेषण करने की ताकत अपने थाना क्षेत्र के अपराधों के संबंध में होती है, जबकि एफआईआर वो उस अपराध की भी दर्ज करेगा जो उसके थाना क्षेत्र में घटित नहीं होगा। ठीक है ना? एफआईआर ये दर्ज करने के लिए वो सशक्त, किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो। हां, अन्वेषण का सवाल जब आएगा तब मोटे तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या अपराध उसके थाना क्षेत्र में हुआ। अन्वेषण का किया जाना यह दूसरी बात है। यद्यपि जब हम लोग पढ़ेंगे 175(1) को तब हम लोग देखेंगे कि कुछ अपराध ऐसे भी होंगे जो एसएचओ के थाना क्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी धारा 175(1) जिस भाषा में लिखी है उस भाषा के प्रभाव से
ये एसएचओ को उन अपराधों के संबंध में अन्वेषण करने की ताकत मिलेगी जिन अपराधों का किया जाना उसके थाना क्षेत्र में घटित नहीं हुआ है। और अब ये ताकत 175(1) में होनी चाहिए, पहले ये ताकत 156(1) में थी। एक बार नजर बेयर पे डाल लेंगे। हाँ ठीक है, 175(1) में, ठीक है। तो पूर्णतः ये बात ठीक नहीं है कि थाने के एसएचओ को सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में घटित अपराधों के संबंध में अन्वेषण की शक्तियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह बात ठीक है। लेकिन जहां तक संज्ञेय अपराधों को दर्ज करने के बारे में ये एसएचओ का कर्तव्य और शक्तियां हैं, तो वे कर्तव्य और शक्तियां एसएचओ को पूरे हिंदुस्तान में घटित किसी भी अपराध को दर्ज करने की शक्ति और उसका कर्तव्य यह निर्धारित करती है। और जब हम ये कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिन क्षेत्रों के लिए अधिकारी के रूप में तैनात हैं, उन्हें एसएचओ की शक्तियों का उपयोग उस पूरे क्षेत्र में करने का, ठीक है, अधिकार यह कानून देता है जिस क्षेत्र के लिए वे नियुक्त हैं। इसके मतलब यह हुए कि जिले के पुलिस अधीक्षक पूरे जिले में हुए किसी भी अपराध को कहने का अर्थ यह हुए किसी भी संज्ञेय अपराध को दर्ज भी कर सकते हैं और स्वयं अन्वेषण भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वे स्वयं दर्ज करने का आदेश ये कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं एसपी ऑफिस के बाहर लाइन लगी होती है कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एसपी साहब उस पर आदेश करते हैं कि एफआईआर दर्ज कर विवेचना करें। वे सुपीरियर ऑफिसर, वो खुद भी दर्ज कर सकते हैं और खुद भी विवेचना कर सकते हैं। कई बार अखबारों में आप पढ़ते भी हैं कि विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपी गई। कैसे कर लेंगे जबकि विवेचना करने की शक्ति थाने के एसएचओ इसी को मिली है? तो कभी सोचना चाहिए कि अगर थाने के एसएचओ को ही विवेचना करने की ताकत है तो कप्तान करेंगे कैसे? अगर थाने के एसएचओ को ही संज्ञेय अपराधों को दर्ज करने की शक्ति है तो आखिर एसपी साहब या डीआईजी साहब एफआईआर दर्ज करने का आदेश ये कर कैसे सकते? तो वो जो आदेश करते हैं वो उन्हीं सेक्शंस के प्रभाव से, क्योंकि थाने के एसएचओ की शक्तियां उन्हें उस संपूर्ण क्षेत्र में प्राप्त हैं जिस संपूर्ण क्षेत्र के लिए वे अधिकारी के तौर पर नियुक्त हैं। और थाने के एसएचओ में शामिल कौन कौन मानेंगे? तो अगर इस डेफिनेशन को उन सेक्शंस के साथ पढ़ लें जो सीआरपीसी में पहले धारा 36 के रूप में जाने जाते थे, तो फिर डीजीपी से लेकर थाने में उपस्थित प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कांस्टेबल से पंक्ति में ऊपर है, थाने का एसएचओ ये हो सकता है यदि कतिपय दशाएं मौजूद हैं। यानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, वो तो है ही थाने के एसएचओ, वे उस क्षेत्र के प्रत्येक थाने के एसएचओ है ऐसा आप मान सकते हो जिस क्षेत्र के लिए वे अधिकारी हैं, क्योंकि उस प्रत्येक थाना क्षेत्र में, यानी वो जिस क्षेत्र में नियुक्त हैं अधिकारी के तौर पर, उस क्षेत्र में जितने थाना क्षेत्र पड़ते हैं उन सब थाना क्षेत्रों में वे थाने के एसएचओ की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं
मानो वे उतने थाना क्षेत्रों के ये सचिव, और अगर एक थाना क्षेत्र की बात करें तो उस थाना क्षेत्र में थाने का जो भार साधक अधिकारी अपॉइंटेड है, वो तो थाने का भार साधक अधिकारी है ही, लेकिन जब वो काम करने में असमर्थ है, बीमारी या अन्य किसी कारण से या थाने में अनुपस्थित है, तब ऐसा प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में उससे नीचे है किंतु कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, वो थाने का एसएचओ समझा जाएगा। और या फिर अगर राज्य सरकार ने कोई स्पेशल निर्देश दे रखा है तो फिर अन्य कोई पुलिस अधिकारी, यानी राज्य सरकार यह भी निर्देश दे सकती है कि एसपी साहब महिला थाने के एसएचओ समझे जाएंगे, तो वो समझे जाएंगे, क्योंकि कहता है कि अगर राज्य सरकार कोई निर्देश दे दे तो अन्य कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, या शब्द लगाकर ये शब्द जोड़े गए हैं, तो फिर जो भी राज्य सरकार स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगी उसके मुताबिक थाने के एसएचओ का निर्धारण होगा। और थाने का एसएचओ डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी ताकतें बीएनएसएस में थाने के एसएचओ को मिलेंगी। तो थाने का एसएचओ ये है, कहता स्थान, प्लेस, ये किसे कहेंगे? बार बार आएगा, थाने का एसएचओ अमुक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, फला अमुक स्थान में प्रवेश किया है। हम लोग वारंट के संबंध में जो पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे ये आएगा कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है उसने अगर किसी स्थान में प्रवेश किया है तो पुलिस अधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने का हक यह होगा। पुलिस अधिकारी उसका सभी स्थानों में पीछा कर सकेगा। ठीक है, स्थान डिफाइन करना जरूरी है। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि क्रिमिनल लॉ, इसका शाब्दिक अर्थान्वयन होता है। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि विधियां मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं। एक वे जो आपको अधिकार देती है और दूसरी वे जो आप पर दायित्व रखती है। वो दायित्व दंडात्मक हो सकता है यानी दंडिक हो सकता है, वो दायित्व आर्थिक हो सकता है यानी टैक्स संबंधी इंस्टीट्यूट ये हो सकते हैं। वो विधियां दायित्व निर्योग्यता के रूप में ये रख सकते हैं। जैसे दिवालिया संबंधी विधि एक निर्योग्यता को उत्पन्न करने वाली विधि है। अगर आप दिवालिया घोषित हो गए तो आप निर्योग्य हो जाएंगे बहुत सारे विधिक अधिकारों को धारण करने के लिए। यानी आप आदमी तो रहेंगे लेकिन बहुत सारे विधिक अधिकार ये धारण करने के अयोग्य हो जाएंगे। आप भारतीय पागलपन अधिनियम इसके अंतर्गत विकृत ये घोषित हो गए तो आप बहुत सारे अधिकारों को हासिल करने में असमर्थ हो जाएंगे, जबकि आदमी के तौर पर आपका स्टेटस वैसा ही रहेगा। आदमी के तौर पर आपके स्टेटस में कोई कमी ये नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अधिकारों के धारक आप नहीं हो पाएंगे। तो ये निर्योग्यता उत्पन्न करने वाली जो विधियां हैं ये भी मोटे तौर पर कैटेगराइज कैसे की जाती है? दायित्व को उत्पन्न करने वाली विधियों के अंतर्गत। तो जो निर्वचन के सिद्धांत हैं जो एलएलबी में लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ये पढ़ेंगे आप, तो जो निर्वचन के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के मुताबिक जो दांडिक विधियां हैं यानी जो विधियां दायित्व उत्पन्न करती हैं, चाहे दंड के रूप में, चाहे टैक्स के रूप में और चाहे निर्योग्यता के रूप में,
उनका शाब्दिक अर्थान्वयन किया जाता है। शाब्दिक अर्थान्वयन का मतलब यह होता है उन विधियों में प्रयुक्त शब्द, उनके प्रचलित और सामान्य अर्थ यही लिए जाएंगे जब तक कि विधायिका स्वयं उनके अर्थ को बदल न दे, अर्थात उन्हें कोई विशेष अर्थ स्वयं न दे, तब तक उनका प्रचलित और सामान्य अर्थ यह लिया जाएगा। और जो अधिकार देने वाली विधियां हैं उनमें जो शब्द प्रयोग होगा उस शब्द के अंतर्गत जितनी बातें आ सकती होंगी वो सब बातें उस शब्द के अंतर्गत मानी जाएंगी। यानी एक कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, उस शब्द की एक मिनिमम लिमिट है और उस शब्द की एक मैक्सिमम लिमिट है। जैसे आप पास तब भी हैं जब 33% नंबर आपको मिले, और पास तब भी हैं जब 99% मार्क्स आपको मिले। तो पास शब्द की मिनिमम लिमिट 33% है और पास शब्द की मैक्सिमम लिमिट 100% या 99% ये है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक शब्द की मीठा, थोड़ा मीठा है तो भी मीठा है और बहुत मीठा है तब भी मीठा है। ठीक है, तो शब्द की एक आउटर लिमिट है, ठीक है, और शब्द की एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो जो अधिकार प्रदान करने वाली शब्दियां, ठीक है, विधियां होती हैं उनमें शब्द की मैक्सिमम लिमिट ली जाती है। ठीक है, शब्द में जो जो चीजें आ सकती हैं, जैसे उन्होंने कहा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह आपको प्राप्त रहेगी। अधिकार मिला ना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो इसका मतलब यह निकला कि आप जिन जिन तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं उन सब तरीकों से अपने को अभिव्यक्त करने का हक यह आपको मिल गया। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार प्रदाता विधि है, इसलिए लिखा तो यह कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अगर यह दांडिक विधि होती है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना लेते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और यदि आप गूंगे हैं तो शब्दों से स्वयं को अभिव्यक्त करने के स्थान पर आपको अन्य तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर यह दांडिक विधि होती, ठीक है, क्यों? वहां शब्द का प्रचलित और सामान्य अर्थ ये लेते हैं, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार प्रदाता विधि है इसलिए वहां वाक एवं अभिव्यक्ति का अर्थ क्या लेंगे कि जिन जिन तरीकों से आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं उन सब तरीकों के इस्तेमाल का हक यह आपको रहेगा। कविता, इससे भी आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं, कार्टून बनाकर ये भी, ठीक है, यानी आप बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल ये करते हैं स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए। आप अपनी खुशी के इजहार के लिए गाना गाते हैं, नाचते हैं, इन सब का हक आपको रहेगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। क्यों? वो अधिकार प्रदाता विधि है, वहां शब्दों का मैक्सिमम अर्थ लिया जाएगा। और अगर दांडिक विधि है तो शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा, जब तक कि विधायिका स्वयं शब्द को कोई विशेष अर्थ न दे। अब अगर स्थान को परिभाषित न करें, आप ऐसे सोचिए कि स्थान परिभाषित नहीं है तो गड़बड़ क्या होगी? स्थान ये किसमें प्रयुक्त हो रहा है? सीआरपीसी में या बीएनएसएस कह लो आप।
और बीएनएसएस दंड न्यायालय की प्रक्रिया ये विनियमित करेगी, यानी इसका कैटेगराइजेशन करेंगे, तो ये दांडिक विधि इसमें जाएगी। और जब दांडिक विधि इस कैटेगरी में आ जाएगी तो इसका शाब्दिक अर्थान्वयन ये किया जाएगा। और शाब्दिक अर्थान्वयन का मतलब होगा प्रचलित और सामान्य अर्थ। जो आम पब्लिक उसका अर्थ समझती है वो लिया जाएगा। तो स्थान का जो अर्थ आम पब्लिक समझती है उससे क्या अभिप्रेत है? जमीन, ठीक है ना। आम व्यक्ति जो उसका अर्थ लेता है, ठीक है, जमीन और जमीन पर बना हुआ घर, ये स्थान शब्द का मीनिंग लिया जाता है। ठीक है, स्थान का मतलब हुआ जमीन और जमीन पर बना हुआ घर। इसके अलावा स्थान का कोई अन्य जनरल मीनिंग होता ही नहीं। इसका मतलब वारंटी अगर नाव पर बैठकर, ठीक है, जिसके खिलाफ वारंट जारी है, अर्थात जो वारंटी है, अर्थात जिसकी उपस्थिति दंड न्यायालय ने वारंट जारी करके अपेक्षित की है, वो पुलिस के सामने या उस पुलिस अधिकारी के सामने जिसे वारंट एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है, बस नाव पर बैठकर नदी के बीच खड़ा होकर तंबाकू मलता और पीट के खाता, पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। भाई कैसे कर लेंगे आप स्थान में प्रवेश करेंगे और स्थान परिभाषित नहीं, दंड विधि में अर्थ वो लिया जाएगा जो उसका सामान्य और प्रचलित अर्थ है। स्थान का सामान्य और प्रचलित अर्थ क्या है? स्थान या घर, जमीन या घर। नदी जमीन नहीं है, और चलो नदी को भी जमीन मान लो, ऐसी जमीन जिसके ऊपर पानी है, चलो ऐसे आ जाओ। तो वो किस पे? नाव पे। वो तो नाव पे है, नाव तो जमीन नहीं है। नाव जमीन पर हो सकती है, वो भी अर्थान्वयन से, कि तुम ये मानो कि साहब नदी ऐसी जमीन है जिस पर पानी है, फिर उस पर नाव है, कैसे करेंगे गिरफ्तार आप? ठीक है, वो पुलिस के सामने एक तंबू में रहने लगा। अब तंबू ना घर है, तंबू ना घर है, ना खुला हुआ स्थान, दोनों नहीं बचे। ना स्थान बचा और ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब वो शादी के रिसेप्शन में घुस के अंगूठ दिखा रहा है पुलिस को कि खड़े रहे बाहर, जो कुछ नहीं कर सकते उसका। इसलिए स्थान को परिभाषित किया, और स्थान में उन्होंने क्या कहा कि स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। इसके मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी, क्योंकि फिर नेचर कैसा रखा? इंक्लूसिव। उसने क्या कहा? स्थान के अंतर्गत। वो ये नहीं कह रहा ये ही स्थान है, ये नहीं कहा उसने, ये नहीं कहा है कि ये ही स्थान है। अगर ये कहता ये ही स्थान है तो नेचर कैसा होता? एक्सक्लूसिव। आप बाजार में जाते हैं, वहां लिखा होता जूतों का एक्सक्लूसिव शोरूम, मीनिंग देयर बाय इफ यू विल एंटर इन दैट शोरूम यू कैन फाइंड शूज ओनली। आप उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं पाएंगे। क्यों? वो जूतों का एक्सक्लूसिव शोरूम है। एक्सक्लूसिव की हिंदी क्या है? निश्शेषी। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहा यहां ये चीजें बिकती हैं, तो वो भी बिकती हैं और उसके अलावा बिकती हैं। आप जनरल स्टोर पर जाएंगे तो वहां लिखा होता है यहां अशोका के मसाले बिकते हैं, तो अशोका के मसाले ही नहीं, वहां एवरेस्ट के भी बिकते हैं। लेकिन अशोका मसाले वाले ने उन्हें पैसे दे रखे, इसलिए वो उनका एड लगाए हुए हैं। तो इंक्लूसिव नेचर, एक्सक्लूसिव नेचर,
कानून हमेशा इंक्लूसिव नेचर में, हमेशा नहीं, हमेशा शब्द का गलत इस्तेमाल हो गया, कानून अक्सर इंक्लूसिव नेचर में बनाया जाता है ताकि बार बार संशोधन की जरूरत ना पड़े। स्थान के अंतर्गत उन्होंने बता दिया ये है, एक्सक्लूसिव थोड़ा ही है कि यही होगा। अगर चंद्रमा पर रहने लगे आदमी, कल मान लीजिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए कि जैसे तुम मंसूरी जाते हो ऐसे चंद्रमा पर जाना संभव हो, तो चंद्रमा स्थान के अंतर्गत आ जाएगा। पुलिस अधिकारी चंद्रमा तक पीछा कर सकेगा, क्योंकि यह नहीं कहा कि यह स्थान है, यह नहीं कहा। अगर यह कह देते स्थान यह है, बात खत्म हो जाती, फिर वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कहते स्थान भवन, तंबू, यान और जलयान समझा जाएगा, बात खत्म। अब भवन, तंबू, जलयान यही स्थान समझा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना? आप जो कुछ कहते हो उसमें कुछ विविक्षित भी होता है। आपने कहा उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी, इसका मतलब आपने यह भी कहा है कि उन्होंने शलवार कुर्ता नहीं पहन रखा था। ठीक है, यह इसमें विविक्षित माना जाएगा। यह यूं कहें, आपने यह भी कहा है कि उन्होंने पैंट शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहन रखा था, अन्य कोई परिधान यह धारण नहीं किया था, यह आपने कहा है। ठीक है, तो चीजें विविक्षित तौर पर भी पढ़ी जाती हैं। अगर यह लिख दिया जाए कि स्थान से विपरीत है तंबू, भवन, यान और जलयान, बात खत्म हो गई। अब सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए ड्राफ्टिंग की आर्ट क्या है, उन्होंने लिखा कि स्थान के अंतर्गत तंबू, भवन, यान और जलयान भी हैं। इसका मतलब अन्य चीजें भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। सामान्यतः जनरली इन्हीं चीजों का उपयोग एक व्यक्ति स्थान के रूप में करता है। तो बहुतायत में जिन स्थानों का उपयोग स्थान के लिए किया जा सकता है उनका उल्लेख कर दिया, और शेष भाषा इस ढंग की प्रयोग की कि उसमें कुछ भी आ जाए। इसी को आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कहते हैं, इसी को प्रारूपण की कला कहते हैं, और इसी को गागर में सागर ये भर देना कहते हैं। और इसीलिए कानून पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसका अर्थान्वयन बहुत कठिन होता है। उसे पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि इसमें कौन खास बात है, लेकिन उसका अर्थान्वयन कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस, और किसकी सहायता से? बड़े बड़े अधिवक्ताओं की सहायता से। ठीक है ना? अकेले वो भी नहीं कर रहे हैं, और जब भी करते हैं तब पहले वकीलों को सुनते हैं और फिर तय करते हैं। ठीक है ना? तो इसका अर्थान्वयन बहुत कठिन है, क्योंकि जो लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा। एक अभिव्यक्त लिखा दिखाई देता है, कुछ विविक्षित भी लिखा है। तो कानून में रीड बिटवीन द लाइंस इस शब्द के बड़े महत्व हैं। यहां पंक्तियों के मध्य पढ़ा जाता है। यहां इस पर बात चले कि आपने कहा था कि पैंट शर्ट पहने थे, इसका मतलब पैंट शर्ट के अलावा जितने प्रकार के कपड़े होते हैं उनमें से एक भी नहीं पहने थे, यह भी इसका मतलब निकला। और इसीलिए एक आम आदमी को कानून समझ में नहीं आता, और उसे लगता है बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि कानून एकदम ठीक है और रीजन्ड है। तो स्थान इसके अंतर्गत यह है। पुलिस रिपोर्ट कहता, पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा
धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को बहुत सारी रिपोर्टें भेजता है, लेकिन वे पुलिस रिपोर्ट नहीं बोली जाती है। जब दंड न्यायालय में आप पुलिस रिपोर्ट इस शब्द का प्रयोग करोगे तो उस रिपोर्ट से जो इंटेंडेड होगा वो अन्वेषण का रिजल्ट ये आशयित होगा। पुलिस अधिकारी अन्वेषण पुरानी सीआरपीसी में कहां शुरू करता था? धारा 154। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, FIR कहते हैं, जिसे आप पुलिस रिपोर्ट कहते हो। आम जनता जिसे पुलिस रिपोर्ट कहती है वो अपराध के संबंध में प्रथम सूचना देने वाली रिपोर्ट है। उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कानून की दुनिया में इस नाम से जाना जाता है। और उसके दर्ज होने के साथ अन्वेषण की शुरुआत होती है। और वो पहले सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज होती थी, और अब उसके दर्ज होने का जो प्रावधान है वो कहां है? 173 इसमें है। और इसके दर्ज होने के साथ ही अन्वेषण की शुरुआत हो जाती थी। यद्यपि इस पुलिस रिपोर्ट हमने भी गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यह भी उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी इसमें शामिल है। और यह उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 157 उसके अंतर्गत, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी के रूप में वर्णित था। और अब अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है क्रम के मुताबिक बीएनएसएस में सेक्शन 176 होना चाहिए, क्योंकि वहां 156 में अन्वेषण की ताकतें थी और 157 में अन्वेषण की प्रक्रिया थी। तो अगर उसी क्रम को बरकरार रखें तो मेरा विचार यह है कि अब अन्वेषण की प्रक्रिया 176 में दी गई होगी। और अब यह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 176 में मजिस्ट्रेट को भेजे जाने का प्रावधान मौजूद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देख हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि समय बर्बाद होगा, वहां जाएंगे ही। ये मजिस्ट्रेट को क्यों भेजी जाएगी इसका भी कारण है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को क्यों भेजी जाए इसका भी कारण है, और इस पर चर्चा करेंगे जब 176 पर पहुंचेंगे, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा। और अभी बीएनएसएस में उतना सम्यक प्रवेश हमने नहीं किया है कि आपको वो सारे विषय समझ में आए। लेकिन यहां जो प्रासंगिक है वो सिर्फ इतना कि वो एफआईआर है, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है। और ये अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट है जिसको दर्ज किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसके दर्ज होने के साथ ही मामले के अन्वेषण की शुरुआत ये होगी। अब अन्वेषण प्रारंभ हो गया तो जो भी काम प्रारंभ हुआ वो काम पूर्णता इस पर तो जाएगा। भाई जिस काम की शुरुआत हुई है उस काम का समापन, उस काम की पूर्णता ये तो होगी। तो अन्वेषण जब पूर्ण होगा तो अन्वेषण के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई निष्कर्ष ये जरूर निकला होगा, क्योंकि निष्कर्ष का निकलना ही कार्य की पूर्णता ये कहलाती है। कार्य अपूर्ण है यदि निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि हम जिस काम को कर रहे थे उसमें कोई निष्कर्ष ही नहीं आया, तो काम की पूर्णता हुई कब? आप अन्वेषण कर रहे थे ना ये जानने के लिए
कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई वो सच थी या झूठ। तो अगर आपका निष्कर्ष ये भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस अपराध के बारे में दर्ज कराई गई थी वो अपराध हुआ ही नहीं, तो भी निष्कर्ष है। अगर आपका निष्कर्ष यह कि वो हुआ था लेकिन अपराधियों का पता चल ही नहीं रहा, तो भी निष्कर्ष है। और अगर आप ये कहते हैं कि हुआ था और इन्होंने किया था, तब भी निष्कर्ष है। निष्कर्ष तो होगा ही। अब अन्वेषण की शुरुआत ये हो गई। अन्वेषण पूर्णता इसे प्राप्त करेगा। तो अन्वेषण जब पूर्णता प्राप्त करेगा तो वो प्राप्त कहां करेगा? पुलिस अधिकारी के पास, क्योंकि अन्वेषण कर कौन रहा है? पुलिस अधिकारी। आपको बताया था जांच न्यायालय करता है और अन्वेषण ये पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित व्यक्ति ये करता है, न्यायालय नहीं कर सकता। तो अन्वेषण जहां पूर्णता प्राप्त करेगा वो स्थान न्यायालय नहीं होगा। तो न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए अन्वेषण का जो भी निष्कर्ष है, ठीक है ना, और सूचित अधिकृत तरीके से किया जाना चाहिए। यानी एक तरीका बनाया जाना चाहिए, उसके मुताबिक ही अपने अन्वेषण के निष्कर्ष से न्यायालय को सूचित ये किया जाना चाहिए। अगर आप तरीका नहीं बनाएंगे अन्वेषण के निष्कर्ष को न्यायालय को बताने का, तो पुलिस अधिकारी वो कहेगा हमने बता दिया था, और मजिस्ट्रेट महोदय कहेंगे हमें बताया ही नहीं था। सही दोनों हो सकते हैं, गलत कोई भी हो सकता है। तो हम मुख्य बात पर ध्यान देंगे या इन झगड़ों को निपटाएंगे। प्रक्रिया इसलिए भी बनती है, हमने आपसे कहा कि सुविधा पूर्वक कामों को किया जा सके। हमने एक प्रक्रिया बना दी कि अन्वेषण जब पूर्ण होगा तो उसकी अधिकृत सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रारूप में न्यायालय को भेजी जाएगी। उसका प्रारूप भी तय कर दिया। प्रारूप तय कर दिया मीनिंग देयर बाय ये तय हो गया कि उस अन्वेषण की रिपोर्ट में क्या क्या उल्लिखित किया जाएगा। आप क्या क्या लिखोगे और उस अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ क्या क्या लगाओगे, ठीक है, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ताकि कोई ये न कह पाए कि उसे अन्वेषण की सूचना या अन्वेषण की पूर्णता की सूचना ये प्राप्त नहीं हुई। क्यों? अन्वेषण की पूर्णता अगली सारी कार्रवाइयां इसी पर निर्भर है। हमने अन्वेषण चलाया काहे के लिए? ये जानने के लिए है कि जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है उसे विचारित किए जाने के लिए कोई आधार ये मौजूद है भी ये मौजूद नहीं है। क्योंकि हमने कल कहा था कि आपराधिक विचारण एक कठोर प्रक्रिया है। इसके अधीन किसी को भी सिर्फ इसलिए नहीं लाया जा सकता कि किसी ने उसके विरुद्ध कोई आरोप लगा दिया है। आरोप तो लगते रहते हैं। आप देखिएगा, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके खिलाफ कोई आरोप बहुत संगीन ये नहीं आ पाएगा, जबकि अखबारों में ऐसे प्रकाशित हो रहा है मानो वो फांसी पे ही लटक जाएंगे। कुछ नहीं होगा। जरा बीइंग ए स्टूडेंट अपना विचार करिए। एक चीज तो एडमिटेड फैक्ट है कि अपराधी इसके साथ मिलकर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया। यानी अपराध होने से पहले
प्रिंसिपल की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है ना। अपराधी ने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया था। अधिकतम इतना है कि प्रिंसिपल ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। जो 39 सीआरपीसी पुरानी अगर बात करें, नए में भी कोई प्रोविजन होगा, उसके मुताबिक उसकी जिम्मेदारी थी। तो जब सूचना देना आपकी जिम्मेदारी है और आप सूचना नहीं देते हैं लोक सेवक को, तो पिछली आईपीसी में 176, 180, 80 वहां पे अपराध बनते थे। और यह बहुत हद सबूत छिपाने का अपराध बनना है, बहुत मामले, ठीक है। तो ये सब ऑफेंसेस कैसे बेलेबल। अब आप कहते हैं कि साहब उसने किडनियां बेची है, उसने ये किया वो किया, तो ये तो सारे आरोप हैं। और अगर ये है भी तो इसको दर्ज करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, और फिर देखा जाएगा इस पर्टिकुलर अपराध में उसकी भूमिका ये जनमत के आधार पर तय ये तो नहीं की जाएगी, उसके कार्यों के आधार पर तय होगी ना। उसके कार्यों के आधार पर उसकी भूमिका बहुत खराब नहीं दिख रही है। इसलिए पब्लिक में कुछ भी होता रहे, लेकिन उसके विरुद्ध बहुत कोई गंभीर आरोपों में आरोप पत्र आएगा, हमें नहीं लगता, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पुलिस रिपोर्ट है ये भेजी जाएगी न्यायालय को, और अधिकृत तरीके से भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसके न्यायालय में पहुंचने पर निर्भर है, क्योंकि अन्वेषण इसके पूर्ण होने की सूचना जब मिलेगी तब यह तय किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश ये दिया जाए या न दिया जाए, क्योंकि अन्वेषण किया ही इसीलिए जा रहा है। किसी के आरोप के आधार पर किसी को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ठीक है कि अन्वेषण में जो निष्कर्ष पुलिस अधिकारी ने व्यक्त किया है उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। हो सकता है पुलिस अधिकारी का निष्कर्ष यह हो कि अपराध नहीं हुआ, जबकि और अन्वेषण किया जाता तो अपराध होने का सबूत मिल जाता। या फिर पुलिस अधिकारी ने यह निष्कर्ष अभिव्यक्त किया है कि अपराध हुआ किंतु छोटा, तो यह निष्कर्ष उसका गलत हो, ठीक है। तो उसके निष्कर्षों में गलती हो सकती है। उसने निष्कर्ष व्यक्त किया अपराध हुआ, वाकई नहीं हुआ। उसने निष्कर्ष व्यक्त किया अपराध नहीं हुआ, जबकि हुआ। यह सब हो सकता है, और इसे देखना न्यायालय का काम भी होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे, पुरानी सीआरपीसी में धारा 190 थी, नई में भी कुछ होगी, वहां जब हम लोग पहुंचेंगे देखेंगे ये सारे काम देखना न्यायालय का काम है। लेकिन फिर भी अंततः अन्वेषण की रिपोर्ट तो पहले जाए। अगर अन्वेषण की रिपोर्ट ही न गई तो आगे कार्यवाही चलेगी कैसे? और अन्वेषण की रिपोर्ट भेजे जाने का तरीका अगर हमने न तय किया, ठीक है, तो अन्वेषण की रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची इसी पर झंझट चलता रहेगा। इसलिए अन्वेषण की रिपोर्ट जाएगी, और अन्वेषण की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा, किस तरह जाएगी, ये सब पुरानी सीआरपीसी में धारा 173 थी और नई बीएनएसएस में 193 है। ये सब कुछ वहां उल्लिखित है, ठीक है। और जो अन्वेषण की रिपोर्ट जाती है वो पहले 173 सबसेक्शन 2 में जाती थी, और अब 193 सबसेक्शन 2 में जाएगी। और वो जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिससे अन्वेषण शुरू हुआ था, वो अपराध के होने के संबंध में पहली सूचना थी।
इसलिए उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा गया था। और ये जो रिपोर्ट जा रही है ये पुलिस की रिपोर्ट है अपराध के होने या न होने के संबंध में, तो इसका स्वाभाविक नाम पुलिस रिपोर्ट ही हो सकता है। ठीक है ना, इसका और क्या नाम हो सकता है? वो नाम तो अपनी जगह एकदम ठीक है। क्यों? वो अपराध के होने के संबंध में पहली सूचना है, इसलिए उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये अपराध के होने या न होने के संबंध में पुलिस की रिपोर्ट है, इसलिए इसका नाम पुलिस रिपोर्ट। और ये जाति किस सेक्शन में? 193 सबसेक्शन 2 में। अच्छा 3 होगा, ठीक है। तो इतना तो आप भी अमेंड कर सकते हैं। बाई चांस मुंह से निकल रहा है 193 सबसेक्शन 2, बेयर में वही लिखा है 193 सबसेक्शन 3, तो आप पढ़ लीजिए 193 सबसेक्शन 3। मेरी बात ठीक थोड़ी है, बेयर ठीक है। और पहले कहां जाती थी? 173 सबसेक्शन 2 में। तो इसका नाम पुलिस रिपोर्ट ही होना चाहिए था, पुलिस रिपोर्ट ही है। ठीक है, तो ये आप आज यहीं तक रखेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो कल हम लोग बाकी बात करेंगे।